वाहब साहब, वाहब जी, जी सर। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? क्या डिस्कस किए? लास्ट क्लास में हाँ, याद नहीं आ रहा सर अभी। competencies, concept of competencies and academic standards, CCE, continuous comprehensive evaluation, ये डिस्कस किए हम। यस सर। कॉम्पिटेंसी जो है ना, टीचर के अंदर बहुत सारा कॉम्पिटेंसीज नॉलेज होना चाहिए, सफिशिएंट नॉलेज एंड स्किल्स होना चाहिए, अपने आप को अपडेट करना चाहिए। अब जो है कोलिग से और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से, स्टूडेंट से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहिए, अपने आप को अपडेट करना चाहिए। बहुत सारा स्किल्स जो है इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि टीचर इज द सेंट्रल पर्सन इन द क्लासरूम। इसीलिए आप जो है बहुत सारा लोगों को से आप मतलब बात करना पड़ता है, पेरेंट्स से, एडमिनिस्ट्रेटर्स से, बच्चों से। इसी तरह आप जो है एक रोल मॉडल की तरह बिहेव करना चाहिए। ये हम डिस्कस किए, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। फिर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ये हैं कि बेंचमार्क्स, एकेडमिक बेंचमार्क्स आफ्टर द मतलब एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होने के बाद बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए। 10th क्लास होने के बाद 10th क्लास बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स नॉलेज स्किल्स क्या होना चाहिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ये भी हम परसों देख चुके हैं। इसके बाद कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में भी देखा गया है। कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन, एवेल्यूएशन जो है डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन कैसा ले लेता है। अब डेटा कलेक्ट कर ले, डेटा कैसा कलेक्ट कर लेता है, डेटा कैसे कलेक्ट कर लेता है। टेस्ट एक टूल है, टूल के जरिया आप जो है टेस्ट में क्या रहता है, टेस्ट आइटम्स रहता है। टेस्ट आइटम्स कहाँ से? आप जो कंटेंट पढ़ाया उससे कंटेंट। अब जो टेस्ट आइटम्स कैसा तैयार किया जाता है, वेटेज टेबल्स यूज करते हैं। वेटेज टेबल्स कैसे यूज करेंगे? आप कंटेंट वेटेज देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स का वेटेज देखेंगे, क्वेश्चंस का वेटेज देखेंगे। हर क्वेश्चन पेपर में आपका टूल में जो टेस्ट आइटम्स में आपका नॉलेज डोमाइन, अफेक्टिव डोमाइन, सब डोमाइन, तीनों डोमाइन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमाइन को रिफ्लेक्ट करते हुए क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर इसके बाद बच्चों का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको टूल चाहिए, टूल एक टेस्ट है। टेस्ट के जरिए आपने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा डेटा कुछ नहीं बताएंगे, डेटा को क्या करना होगा, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद अगर क्लासरूम साइज 30-40 रहता है तब ठीक है, नहीं तो फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करना है। फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह निकालना। फिर कौन सा बच्चा, रेंज निकालना, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। ओके, इसमें इसके बाद आप कितना परसेंटेज पास मार्क्स है, एवरेज कितना मार्क्स आया, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है। इस तरह इस तरह अब जो स्टैटिस्टिक्स से, डेटा से, आपका डेटा से आप बता सकते हैं। डेटा कुछ नहीं बताएंगे, डेटा को जो ऑर्गेनाइज करने के बाद, डेटा एनालाइज करने के बाद आप जो है डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके बाद आप बता सकते हैं 24 इज द फर्स्ट मार्क इन द क्लास आउट ऑफ 25। इस तरह आप डिसीजन ले सकते हैं। मतलब एवेल्यूएशन में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रहता है। ओके, एवेल्यूएट करने के लिए आपका आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही तरीके से चल रहा है पता करने के लिए आप लगातार कंटिन्यूस जो एवेल्यूएशन करते हैं। कंटिन्यूस में ये होता है आपका फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होता है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन मतलब ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन करते हुए बच्चों फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है पता करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज कर लेता है। असेसमेंट एवेल्यूएशन दोनों सेम है। एवेल्यूएशन एक ब्रॉडर टर्म है, असेसमेंट जो है वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं बच्चों को एवेल्यूएट करने के लिए, दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट आपका देखिए साइकोलॉजिकल टूल्स भी यूज कर सकते हैं, पेपर पेंसिल टूल यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं, असाइनमेंट, इस तरह बहुत सारा असेसमेंट्स है। ओके, बच्चों के असेस करने के लिए बहुत सारा टूल्स रहता है।
ओके, असेसमेंट से ज़्यादा है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन में आपका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रहता है, डिसीजन मेकिंग भी ले लेता है। ओके, इसी तरह आप कंटिन्यूस कर लेता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। फिर पूरा यूनिट होने के बाद आफ्टर आफ्टर द इंस्ट्रक्शन जो है समेटिव एवेल्यूशन। इस तरह फॉर्मेटिव एवेल्यूशन समेटिव एवेल्यूशन दोनों यूज करते हुए कंटिन्यूस कंटिन्यूस आप बच्चों को एवेल्यूट कर लेते हैं ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। इसके बाद कॉम्प्रहेंसिव मतलब बच्चों को सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ करिकुलर एरियाज में ही आप मेजर करेंगे। इसके साथ साथ जो है को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत सारा एक्टिविटीज आता है। एस्थेटिक वैल्यूज मतलब ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, इस तरह एस्थेटिक वैल्यूज। फिर तरह लिटरेरी एक्टिविटीज, एसे राइटिंग, क्विज, इस तरह कल्चरल एक्टिविटीज स्कूल में जो भी स्कूल डे वगैरह इसमें एक्टिविटीज करना, रोल प्ले करना। ओके, फिर मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करना। इस तरह जो प्रोग्राम्स कल्चरल एक्टिविटीज रहता है, इस तरह एक्टिविटीज बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज से बहुत सारा सीख सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटी में फिर जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहता है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स जो है बाहर, गेम्स इंडोर गेम्स वगैरह रहता है, उसमें बच्चा गेम्स जब स्पोर्ट्स खेलता है ना उसमें इन्वॉल्व होता है। विदाउट इन्वॉल्व यू कैन नॉट प्ले द गेम। Likewise, you will learn from the sports and games involvement. In curricular areas also, like learning in mathematics, you must involve. Otherwise, if you are not involved in learning of mathematics, you cannot. Likewise, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से बच्चा सीख लेता है, इन्वॉल्वमेंट सीख लेता है। अगर वहाँ फेल्यूर होता है, फेल्यूर को भी एक्सेप्ट कर लेता है। करिकुलर एक्टिविटीज में भी अगर फेल्यूर होता है तो यहाँ भी एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज ये सब कहा जाता है नॉन स्कोलास्टिक एरियाज। स्कोलास्टिक एरियाज आर करिकुलर एरियाज। आपका स्कूल सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उसको उसको स्कोलास्टिक एरियाज कहा जाता है, करिकुलर एरियाज। फिर नॉन स्कोलास्टिक अदर देन स्कूल्स को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर, ये नॉन स्कोलास्टिक है। मतलब आपका एवेल्युएशन करिकुलर में भी है और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपका परफॉर्मेंस, बच्चों का क्लीननेस कैसा है, फिर बच्चों प्रेयर को सही टाइम पे आ रहा है, बच्चों का डिसिप्लिन कैसा है, बच्चों कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चों का हाइट क्या है, ग्रोथ क्या है। ओके, ये सब आपका मार्क्स के साथ साथ इस तरह भी आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट किया जाता है। इसको कहता है कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन, मतलब लगातार करना। फिर करिकुलर एरियाज की अलावा नॉन करिकुलर एरियाज में भी मेजर करना, मेजर करके जो प्रोग्रेस रिपोर्ट में पूरा जो है कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट देना है, ये कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन है। उसमें भी हम लोग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। मतलब होने के बाद पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, इस तरह चेंजेस हम क्लास होने के बाद देख सकते हैं रियली उस तरह चेंजेस आया नहीं आया, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के जरिए से अब देख सकते हैं। मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मतलब बच्चों जो को क्वेश्चन करना, एवेल्युएटर्स जो क्वेश्चन करते हैं, बच्चे जो उस क्वेश्चंस को जो जवाब दिया जाता है उसको जो है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है। किस तरह नॉलेज स्किल होना चाहिए आफ्टर एंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ये एकेडमिक स्टैंडर्ड्स यहाँ तक डिस्कस किए। आज हम ये डिस्कस करने जा रहा है लिंकिंग ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विद एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लिंकिंग ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विद एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है आफ्टर द इंस्ट्रक्शन बच्चों के अंदर, मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मतलब ये जो है बेंचमार्क कहते हैं, बेंचमार्क ये होना चाहिए। ओके, बच्चों के अंदर इस तरह नॉलेज होना चाहिए। एजुकेशन होने के बाद बच्चों के अंदर बेंचमार्क क्या है, एजुकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, एजुकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इस तरह बहुत सारा स्टडीज आजकल आ रहा है ना। फोर्थ क्लास बच्चा, सेवंथ क्लास बच्चा फोर्थ क्लास मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहा है, सेवंथ क्लास बच्चा रीडिंग एबिलिटीज नहीं है, नहीं पढ़ पा रहा है, रीड नहीं कर रहा है, नहीं लिख पा रहा है, इस तरह रिसर्च आ रहा है। ओके, मतलब जो क्लास होने के बाद उस सब्जेक्ट में जो भी नॉलेज स्किल है वो नॉलेज जरूरी होना चाहिए। उसको कहा जाता है दोज आर द बेंचमार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट।
उसको कहा जाए एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ओके, लिंकिंग ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विद एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, दिख रहा है ना, यस सर। सबको दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है सर। ये आपका ये 2.7 है, और एक बचा है। आज हम सेकंड यूनिट कंप्लीट करेंगे। बहुत दिन से डिस्कस कर रहा है, लंबा यूनिट है और इम्पोर्टेंट भी है बीएड प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिखना है ये। ओके, फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विद एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को लिंक करना, लिंकिंग ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विद एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम डिस्कस किए 1956 में, जो बेंजामिन एस ब्लूम ने ये इनका सब्जेक्ट में टैक्सोनॉमी किया गया है, बॉटनी सब्जेक्ट में टैक्सोनॉमी के, वही हम अडॉप्ट करके एजुकेशन में इम्प्लाई कर रहा है। ये टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन है, उसमें कॉग्निटिव डोमाइन में बताया। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमाइन में आता है, फिर अफेक्टिव डोमाइन क्रॉथवाल और साइकोमोटर डोमाइन दवे, ये तीनों में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम जो लिंकिंग कर रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो ब्लूम्स बताया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, एवेल्युएशन, ये कॉग्निटिव डोमाइन का जो है ये एकेडमिक स्टैंडर्ड से लिंक करना। बाकी अफेक्टिव का साइकोमोटर का नहीं है, सिर्फ कॉग्निटिव डोमाइन का ब्लूम्स जो बताया, वो क्रॉथवाल नहीं है, दवे नहीं है। लिंकिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विद एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ओके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एज अप्लाइड टू एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। देखिए, आपने ब्लूम्स डिस्कस कर चुके हैं। ये हायरार्किकल फ्रेमवर्क है, बेंजामिन एस ब्लूम ने तैयार किया गया है। ओके, ये किसके लिए यूज होता है? इंस्ट्रक्टर्स के लिए और बच्चों के लिए, एवेल्युएटर्स के भी यूज होता है। ये सब डिस्कस की इसमें हायरार्की में। ये नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन, ये फर्दर क्लासिफाई किया गया है 6 कैटेगरीज, ये भी हायरार्की में है। ये लो टू हाई, लो टू नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन, ये लो नॉलेज जो है लो लेवल है। इस तरह एवेल्युएशन तक जो है 6 कैटेगरीज किया गया है कि बच्चों का परफॉर्मेंस, असाइनिंग टास्क एंड असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ये बच्चों के नॉलेज कैसा रहेगा, ये पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव, फिर होने के बाद बच्चों के अंदर नॉलेज क्या है, नॉलेज चेक करने के लिए किस तरह जो क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्या है, फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये सब जो है नॉन बिहेवियल ऑब्जेक्ट फिर बिहेवियल ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया गया। होने के बाद बच्चों के आउटकम क्या रहेगा, लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, क्या चेंजेस देख सकते हैं, क्या बिहेवियल चेंजेस होगा, वो ये जो है उसको कहा जाता है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ओके, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। देखिए, एक एक जो है लिंक करेंगे। लेवल 1 जो है नॉलेज में क्या रहता है? नॉलेज अलो स्टूडेंट्स टू डिफाइन, बच्चा डिफाइन कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को याद रख करके डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं जो समझ लिया है। ओके, इसके बारे में जो प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। ये हम एक्शन वर्ब का मदद से हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिस्टिंग करना, आइडेंटिफाई, लेबलिंग, आउटलाइन जो प्रॉब्लम दिया गया उसको आउटलाइन, फिर बाद में चेक किया जाता है सेलेक्ट एंड स्टेट फैक्ट्स। इस तरह कंटेंट के रिगार्डिंग कंटेंट है, ये आपका एक्शन वर्ब्स यूज किया जाता है नॉलेज के अंदर। द ऑब्जेक्टिव इज टू हैव स्टूडेंट्स नो कॉमन टर्म्स। इसमें बच्चा क्या सीखेंगे कंटेंट के अंदर, जो कॉमन टर्म्स, स्पेसिफिक फैक्ट्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ये जो सीख लेता है वो उसको याद कर लेता है। ओके, द ऑब्जेक्टिव इज टू हैव स्टूडेंट्स नो कॉमन टर्म्स, जो कंटेंट के अंदर जो कॉमन टर्म्स है, प्रीवियस नॉलेज का, प्रेजेंट नॉलेज का कॉमन टर्म्स, स्पेसिफिक फैक्ट्स, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। ओके, ये फिर आपका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें नॉलेज जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है। हम लोग जो बीएड जो सेकेंडरी लेवल का है, बीएड सेकेंडरी लेवल का ही है, फिर भी हम लोग पहले से प्राइमरी लेवल से, क्योंकि आजकल आप बीएड स्टूडेंट्स को भी प्राइमरी स्कूल्स में रिक्रूट के लिए परमिशन दिया गया एनसीटी, इसलिए ये भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। जैसा बच्चा मतलब ग्रेड 1 होने के बाद जो रीडिंग एबिलिटीज, अगर बच्चा फर्स्ट क्लास होने के बाद, ग्रेड 1 होने के बाद बच्चा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं
डिस्टिंग्विश किसके अंडर आता है, डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंस अपर केस लेटर्स लोअर केस लेटर्स को आइडेंटिफाई करके ये अपर केस लेटर है, ये लोअर केस, बच्चों की दोनों के बारे में अच्छा तरह नॉलेज है, इसीलिए दोनों की क्लासिफाई कर रहा है, क्लासिफाई करके बता रहा है, डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएट कर रहा है, तब जो है बच्चों के अंदर नॉलेज है। ओके, बच्चा अगर लोअर केस अपर केस और अपर केस को अलग कर रहा है, तब बच्चों के ये एकेडमिक स्टैंडर्ड है, इसमें नॉलेज के अंदर आता है। अगर इस तरह ये नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होने के बाद बच्चा अपर केस लोअर केस लेटर्स को डिफरेंशिएट कर सके, ये एकेडमिक स्टैंडर्ड हो गया है, ये नॉलेज के अंडर। ओके, इस तरह लिंकिंग कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द स्पीकर और नैरेटर इन लिटरेरी सिलेक्शन, आइडेंटिफाई द स्पीकर और नैरेटर इन लिटरेरी, बच्चा जो है ऑथर का जो पोएट रहता है उसका नाम याद रखना है, ये कौन लिखा है, इसका जो कंटेंट कौन लिखा गया है उसका याद रखना, स्टोरी भी नैरेट करके बताना है, इस तरह स्किल्स जो है ये अगर इस तरह फर्स्ट ग्रेड होने के थर्ड ग्रेड होने के बाद इस तरह बच्चों के अंदर रहता है, तब ये एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आफ्टर जो है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो बिफोर इस तरह चेंजेस देख सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स। ओके, लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम फंक्शनल टेक्स्ट, बच्चा अलोकेट कर सकते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कौन सा यूनिट में कौन सा लेसन में है, आसानी से बच्चा लोकेट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। अगर लोकेट कर पा रहा है, बच्चों के अंदर नॉलेज है, इसी से बच्चों को ये नॉलेज मतलब होने के बाद कंटेंट पढ़ने के बाद इस तरह नॉलेज इनके अंदर है नहीं है, इसके जरिए से हम चेक कर रहा है। अगर बच्चा अगर लोकेट कर रहा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फंक्शनल टेक्स्ट, then he has the knowledge. Identify unsupported inferences or fallacies, reasoning in arguments, advance in persuasive. देखिए बच्चे को जस्टिफाई किया जाता है ना, बच्चे जो है पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, इसीलिए डिफरेंशिएट करके इनका आर्ग्यूमेंट बताते हैं, जो भी जनरलाइज किया गया स्टेटमेंट को जनरलाइज किया गया है विथ काउंटर एग्जाम्पल से बताते हैं, आपका जो दिया गया इस एग्जाम्पल से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसीलिए आप जो जनरलाइज किया गया है वो गलत है, इस तरह जस्टिफाई किया जाता है। ओके, रीजनिंग जो है बताते हैं, अगर इसी तरह नॉलेज रहता है, बच्चों के अंदर नॉलेज है, ये इसके जरिए आप बच्चों को जो है असेस कर सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट लेवल का नॉलेज को मेजर करने के लिए अगर बच्चा डिफाइन कर पा रहा है, डिस्क्राइब कर पा रहा है, इस तरह क्वेश्चंस आपका एवेल्यूएशन शीट में होना चाहिए, आपका टूल में होना चाहिए। डिफाइन, डिस्क्राइब, लिस्ट, आइडेंटिफाई, लेबल, आउटलाइन, सेलेक्ट, ये आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, इसकी जो एक्शन वर्ब की मदद से आप बच्चों की जो एवेल्यूएट कर रहा है, पहले आपने लिखा है, बच्चा डिफाइन कर सकते हैं, होने के बाद बच्चा ने डिफाइन किया गया है, बच्चा डिफाइन किया गया है मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड। ओके, एकेडमिक स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहा है, डिफाइन करेगा होने के बाद ऑब्जेक्टिव। कॉम्प्रहेंशन अलो स्टूडेंट्स टू, कॉम्प्रहेंशन में क्या आता है, पैराफ्रेज रहता है, और जब समझ में आता है कंटेंट को, जब समझ में आता है तब कंटेंट को किसी तरह भी मतलब मोल्ड करके, ओके, पहला वाला आखिरी में, आखिरी वाला बीच में, इस तरह चेंज करके कंटेंट के ऊपर कमांडिंग रहता है, कैसा भी जो है इसको स्प्लिट करके पढ़ा सकते हैं। पैराफ्रेजिंग, डिफेंड करना, अगर आप जो है उस अच्छा तरह नॉलेज है, कॉम्प्रहेंड नॉलेज है, आप डिफेंड कर सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। एस्टिमेट करना, आंसर को जो है एस्टिमेट करना, फिर एक्सप्लेन करना, जब समझ लेता है, कॉम्प्रहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, अगर समझ लेता है अब तब जो है आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी, डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, इन्फरेंसेस जो है विथड्रॉ भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को विथड्रॉ कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं, इस तरह जो है हो सकते हैं, मतलब क्लास होने के बाद इस तरह कर सकते हैं। पहले मतलब एज्यूम कर रहा है, फिर बाद में इस तरह कर रहा है या नहीं है, देखते हैं, वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है। इट रिक्वायर्स टू एबिलिटी टू ग्रास्प ऑफ मीनिंग ऑफ मटेरियल, मीनिंग बताना कॉम्प्रहेंशन है। अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, फैक्ट जो भी फैक्ट्स प्रिंसिपल्स को समझना। इंटरप्रेट वर्बल मटेरियल, इंटरप्रेट करना,
मैथमेटिक्स में जो है ट्रांसलेट करना भी कॉम्प्रहेंशन है। जो वर्ड फॉर्म में जो प्रॉब्लम दिया जाता है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना, ट्रांसलेट करना, इस तरह जस्टिफाई मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, जस्टिफाई करना, आंसर को चेक करना, जस्टिफाई करना, ये सब इसमें आता है। ओके, एग्जांपल्स, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल्स देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये नॉलेज कॉम्प्रहेंशन के अंडर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स। ओके, इसमें डिफरेंशिएट करना, क्या दिया गया है, ओके, क्या करना चाहिए, मेजर माइनर कैरेक्टर्स, ये लैंग्वेज पार्ट है। लैंग्वेज में इस तरह मेजर माइनर कैरेक्टर्स को जो आइडेंटिफाई किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। मैथमेटिक्स में कैसे कर सकते हैं, थीरम में क्या दिया गया है, क्या इनर थीम है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये डिस्टिंग्विश करना। इंटरप्रेट डिटेल्स फ्रॉम फंक्शनल टेक्स्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू परफॉर्म प्रोसीजर, टू आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन को जो आंसर करने के लिए प्रीवियस नॉलेज से आप कॉम्प्रहेंसिव मतलब इंटरप्रेट कर रहा है, उसको यूज करते हुए प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना, आंसर कैसा जो है लेकर आना है। ओके, इस तरह क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह नॉलेज जो है, अंडरस्टैंडिंग, इस तरह अगर बच्चा कर पा रहा है, बच्चों के अंदर ये स्टैंडर्ड है। राइट इंटरप्रेटिव essays in order to summarize the plot, grade 6th में make confirm and revise predictions, interpretive essays in order to summarize, जो भी दिया गया है इसको समराइज करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए, ओके, तब जो है आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉम्प्रहेंड नॉलेज रहता है तब जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं। अगर बच्चा समराइज करके बता रहा है तब जो है, जब कब समराइज कर लेता है, बच्चों को रीजनिंग, कॉमननेस, कॉमनोलिटी तब जो है आइडेंटिफाई करता है, तभी जो समराइज करेंगे, तब जब बच्चों के अंदर जो है कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज है। प्रेजेंट क्लियर एनालिसिस यूजिंग एग्जांपल्स, डिटेल्स एंड रीजंस फ्रॉम द टेक्स्ट, यही रीजन फ्रॉम द जो गिवन डेटा से रीजन फाइंड आउट करना है, फिर जनरलाइज करना, जो दिया गया है एनालाइज करना, फिर जनरलाइज करना। एप्लीकेशन अलो स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, शो, मॉडिफाई, प्रिपेयर, सॉल्व। नया सिचुएशन में जो भी कंटेंट सीख लेता है, नॉलेज से जो सीख लेता है, फिर उसको समझ लेता है, नया सिचुएशन में अप्लाई करना, मैनिपुलेट करना, गिविंग एग्जांपल्स, प्रिपेयर, सॉल्व, ये सब एप्लीकेशन में आता है। इट रिक्वायर्स देम to use ideas and material they have learned in new situations, जो भी सीख लेता है नया सिचुएशन में अप्लाई करना एप्लीकेशन है। अप्लाई theories to practical situation, theories to practical से conceptual to procedural, यहाँ देखिए, अप्लाई theories to practical situations and demonstrate corrective methods और procedures, बता सकते हैं इस मेथड से मैंने प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया गया है, मैंने इस स्टेप से मैंने डिराइव किया गया है, बता सकते हैं। अगर बच्चा बता रहा है तब जो है बच्चों के अंदर उस तरह स्टैंडर्ड है। देखिए, एक इंडिया टुडे ने एक अच्छा सर्वे किया है 10 इयर्स बैक, मतलब प्राइवेट स्कूल्स, हाई फाई प्राइवेट स्कूल्स को में मैथमेटिक्स नॉलेज ने बच्चों का किस तरह नॉलेज चेक किया गया, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल सिंपल फंडामेंटल्स बच्चा ने नहीं कर पाया, मतलब इस तरह स्टैंडर्ड नहीं है। जो हाई फाई स्कूल्स, एसी क्लासरूम्स, ओके, जो सब फीस लाखों रुपया फी पे करते हैं, उन बच्चों के जो है किस तरह नॉलेज होना चाहिए उस तरह नॉलेज नहीं है। और तब जो हम कह सकते हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बिल्कुल जो एक्सपेक्ट किया गया है, जो होना चाहिए उस तरह नहीं है। बच्चा अप्लाई नॉलेज जो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, जो सेकंड क्लास में जो ऑलरेडी सीख लिया वो थर्ड क्लास में अप्लाई नहीं कर पा रहा है। इस तरह जो आप एप्लीकेशन के अंडर आप जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो क्या होना चाहिए वो है नहीं है, इस तरह चेक कर सकते हैं। देखिए, रिकॉग्नाइज हाउ न्यू इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू प्रियर नॉलेज और एक्सपीरियंस। अगर देखिए प्रीवियस नॉलेज को बच्चा सही तरह से यहाँ अप्लाई कर रहा है तब बच्चा जो है उस तरह स्टैंडर्ड्स है। ओके,
recognize how new information is related to prior knowledge or experience. ये 5th क्लास लेवल में बच्चा कर लेता है. use graphics such as graphs, charts and diagrams to enhance the communication of information. बच्चा यहाँ क्या किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम जो है हम लोग देख चुके हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटी जब डिस्कस करते हुए, कोरिलेशन डिस्कस करते हुए, जो अलजेब्रा जो ज्योमेट्री से कैसा जो है कोरिलेट कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर जो ज्योमेट्रिकली कैसा जो है अब दिखा सकते हैं, इस तरह जो बच्चों के अंदर जो कम्युनिकेट किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन विजुअलाइज करके बता सकते हैं, तब जो बच्चा प्रीवियस नॉलेज यहाँ अप्लाई कर रहा है कह सकते हैं. रिलेटेड टू न्यू इंफॉर्मेशन टू प्रियर रीडिंग एंड एक्सपीरियंस, ये 8th 7th 7th 8th में जो प्रीवियस नॉलेज जो है यहाँ यूज किया जाता है, प्रियर रीडिंग एंड एक्सपीरियंस. रिलेट न्यू इंफॉर्मेशन. Okay, write original imaginative text, develop complex characters and create setting. Original imagine, manipulate करना, develop complex characters से create setting, create करना. Okay, इस तरह analysis, जो भी knowledge सीख लेता है, जो भी समझ लेता है, नया सिचुएशन जो अप्लाई कर लेता है, फिर इस 4th लेवल में, हायर लेवल में ये एनालिसिस है. एनालिसिस allows students brainstorm, find out, differentiate, separate and discriminate. एनालिसिस में क्या करना है, पार्ट्स को डिवाइड करना, एक एक पार्ट के बारे में अच्छा तरह समझना है. समझने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कशन, फाइंड आउट करना, अलग कर देना है, जनरलाइजेशन से अलग कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, अलग सेपरेट करना है और डिस्क्रिमिनेट करना है. इस तरह इसका पर्पस जो है ब्रेकिंग मटेरियल इनटू कंपोनेंट्स, जो मटेरियल दिया गया पार्ट्स को डिवाइड करना एनालिसिस है. मैथमेटिक्स में थ्योरम दिया गया है, उसमें क्या इन्वॉल्व है, क्या करना चाहिए, जो एनालिसिस करके कर लेता है. ओके, स्टेप वाइज जो है एनालाइज कर लेता है, तब जो है सोल्यूशन की. फिर उल्टा आना सिंथेसिस है. एनालिसिस पार्ट करना एनालिसिस है, पुट टुगेदर सिंथेसिस है. ओके, ये एनालिसिस बच्चे के अंदर एनालिसिस कैसा है वो चेक करने के लिए एकेडमिक स्टैंडर्ड्स यूज कर लेता है. देखिए एग्जांपल्स, रिकॉग्नाइज हाउ द ऑथर यूजेस डिवाइस सच एज similarities, simile, metaphor and personification to create meaning. ये लैंग्वेज में लिए है, ये लैंग्वेज से लिए है. बच्चे जो है ना इस तरह सिमिलरिटी, सिनोनिम्स, एनोनिम्स जो है ना ये सब कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. इसका जो है ना रिलेटेड मटेरियल जो है एनालाइज कर सकते हैं. इस तरह मैथमेटिक्स में आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रीवियस एक्सियम्स हो, थ्योरम्स हो, प्रिंसिपल्स हो, ओके, वो यहाँ यूज करना है एनालिसिस में. आइडेंटिफाई डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, सोशल, कल्चरल, एथनिक्स, हिस्टोरिकल ऑन इश्यू प्रेजेंटेड मोर देन वन टेक्स्ट. देखिए यहाँ आप क्या कैसा एनालाइज कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम जो है सोशली, कल्चरली, जो कि हर एक सब्जेक्ट का वैल्यू रहता है, ये किस तरह वैल्यू है एनालाइज करके बताना है. ओके, प्रेजेंट अगर इस तरह कर रहा है तो फिर बच्चों के अंदर एनालिसिस का स्टैंडर्ड है. प्रेजेंट क्लियर एनालिसिस यूजिंग एग्जांपल्स, डिटेल्स एंड रीजंस फ्रॉम द टेक्स्ट. टेक्स्ट के अंदर जो दिया गया है उसको एनालाइज कर लेता है. यूजिंग एग्जांपल्स के जरिए से एनालाइज कर लेता है. फिर डिटेल्स, रीजंस जो है फाइंड आउट कर लेता है. रीजन भी फाइंड आउट करके फिर बता सकते हैं. अगर इसी तरह रहता है बच्चों, जो भी प्रॉब्लम दिया गया है अच्छा तरह एनालाइज करना, इसमें ये है, इस जो है इसका सॉल्यूशन ए हो सकता है, इस तरह एनालाइज करके बच्चे कर रहा है. बच्चों के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड है. मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हम कैसा यूज कर रहा है, बेंचमार्क की जरिया यूज कर रहा है. मतलब ये नॉलेज होना चाहिए, ये नॉलेज है नहीं है चेक कर रहा है. सिंथेसिस allows the students combine, put together, devise, compose, organize, plan, reorganize, revise, rewrite and generate. ये सब आप एक्शन वर्ब्स के जरिए आप ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया सिंथेसिस. फिर ये बच्चों के अंदर बच्चा कंबाइन कर पा रहा है, फिर कंपोज कर पा रहा है, पार्ट्स किया गया है, फिर कंपोज कर पा रहा है, फिर जो है रीऑर्गेनाइज कर पा रहा है नहीं है. ओके, रीराइट कर रहा है. ओके, जो भी आपने पार्ट्स डिवाइड किया फिर जो है पुट टुगेदर, रीराइट करना, फिर जनरेट करना, इस तरह कर रहा है नहीं कर रहा है चेक करना.
ये एकेडमिक स्टैंडर्ड है। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म ए होल आइटम, राइट वेल ऑर्गेनाइज्ड एसे। वेल ऑर्गेनाइज्ड एसे मतलब आपने एसे लिख रहा है, सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर रहा है, आपका कंटेंट सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर रहा है, जो आप जो रीडर को जो बताना चाह रहा है वो आप सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करके इस तरह लिख रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। राइट क्रिएटिवली, क्रिएटिव से लिखना है, कंपेयर करके, एक दूसरे से कंपेयर करके, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हुए, डिफरेंसेस बताते हुए, स्टैटिस्टिकल एविडेंस देते हुए, एक अच्छा रीडेबिलिटी है, अब जो है उसको क्रिएटिव राइटिंग है, इस तरह आप लिख रहा है। ओके, जो भी पॉइंट्स को लिंकिंग करते हुए लिखना, क्रिएटिव राइटिंग। राइट क्रिएटिवली, इंटीग्रेट लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, इंटीग्रेट करके डिफरेंट एरियाज, बहुत सारा एरियाज को इंटीग्रेट करते, एक दूसरे से लिंकिंग है, रिलेशन है, उस तरह लिंक करते हुए लिखना सिंथेसिस है। A plan for solving a problem or form a new scheme for classifying ideas and events. इसमें एग्जाम्पल्स ये है, यूज रिसोर्सेज सच एज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड थीम्स फ्रॉम अदर टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंसेस टू प्लान एंड क्रिएट इमेजिनेटिव टेक्स्ट। राइटिंग स्किल के लिए देखिए इसमें बच्चा क्या कर रहा है, यूज रिसोर्सेस, बहुत सारा रिसोर्स यूज कर रहा है, बहुत सारे इनका पर्सनल खुद का एक्सपीरियंसेस यूज कर रहा है, किसमें, और अदर टेक्स्ट से लेकर जो है बच्चा अच्छा तरह प्लान करके परफॉर्म कर रहा है, इमेजिनेटिव टेक्स्ट लिख रहा है, इमेजिनेटिव। आप देखिए एग्जामिनेशन में लिखते हैं, एग्जामिनेशन में आपका खुद का नहीं, बहुत सारा मटेरियल पढ़ के, सब मटेरियल बाहर रख के, एग्जामिनेशन में सिर्फ जो माइंड में आता है, जो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उसमें जो आपने समझ लिया वो आपका पेपर में लिख लेता है, दैट इज इमेजिनेटिव। मतलब जैसा रिसर्च में बताते हैं ना, प्लेगरिज्म से कैसा बचना है, प्लेगरिज्म जो कॉपी करना और किसी और का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपी नहीं करना, अगर अगर ले लेता है उसका जो एक्नॉलेज करना, अगर एक्नॉलेज करना नहीं होता है फिर कॉपीराइट से जो है क्लेम कर सकते हैं। इस तरह आप एग्जामिनेशन भी आपका नहीं है, फिर आप जो पढ़ लिया है, जो बहुत सारा किताब से आप पढ़ लिया, उससे जो आप याद रख के जो लिख रहा है ना, आपका ओरिजिनल वर्क होगा, दैट इज इमेजिनेटिव टेक्स्ट। इस तरह है, बहुत सारा कंटेंट को पढ़ के जो है कंटेंट को जो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करके अच्छा तरह जो क्रिएटिव इमेजिनेटिव जो टेक्स्ट लिख रहा है, अगर उस तरह बच्चा लिख पाता है, बच्चों के अंदर सिंथेसिस है। मतलब आपका 2-3 पॉइंट्स के ऊपर आपका डिस्कशन जो प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज सिंथेसिस। condense, combine, categorize information from one or more sources। बहुत सारा सोर्सेस, एक से ज्यादा सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, कंबाइन करके, कैटेगराइज करके, फिर जो है समरी लिख लेता है, समराइज किया जाता है, दैट इज सिंथेसिस। कनेक्ट, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट। कनेक्ट, आप जो है ना कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना, कंपेयर करना, एक दूसरे से कंपेयर करना। एक अच्छा आर्टिकल मैंने देखा, जो है एक मतलब एशियन गेम्स हो रहा था, एशियन गेम्स को जो एथलीट को खाना के लिए हर रोज 3,000 रुपया खर्च करता था, मतलब न्यूट्रिशनल फूड के लिए। एक अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा, मिड डे मील में जो खाना दिया जाता है 11 रुपया 10 रुपया खाना दिया जाता है, मतलब इनके न्यूट्रिशन का जो उससे कंपेयर किया गया है, एक एथलीट का कितना खाना दे रहा है, कितना खर्च हो रहा है, एक बच्चे मिड डे मील में कितना खर्च हो, इस तरह कंपेयर करना। मतलब आप जो है किस तरह कंपेयर कर रहा है, क्या फाइंडिंग्स है, क्या कैसा रिलेट कर रहा है। ओके, इस तरह जो बताना है सिंथेसिस है। कनेक्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आइडियाज। कॉन्ट्रास्ट आइडियाज, क्या डिफरेंसेस है, कैसा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ओके, एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर, बहुत सारा सोर्सेस से इस तरह कनेक्ट करना, कंपेयर करना, कॉन्ट्रास्ट करना, बच्चों के अंदर सिंथेसिस है। Maintain and writing a portfolio that includes writing a critical analysis and evaluation। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, जो भी आप एक्टिविटी कर लेता है उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना पोर्टफोलियो है। ओके, मेंटेन एंड राइटिंग पोर्टफोलियो दैट इंक्लूड्स राइटिंग फॉर क्रिटिकल एनालिसिस। बच्चों का
आप जो भी एग्जामिनेशन ले लेता है, एग्जामिनेशन पेपर कैसा तैयार किया, फिर एग्जामिनेशन कैसा कंडक्ट किया, कैसा एवेल्युएट किया, ये सब जो है सिस्टमैटिकली और रिकॉर्ड लिखता है, दैट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इंक्लूड्स राइटिंग क्रिटिकल, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस करता है, फिर एवेल्युएशन भी करता है। ये आपका सिंथेसिस। अगर इस तरह जो बच्चों से पूछा जाता है, वाइवा वो कर लेता है ना, अब जब बच्चों से पूछा जाता है कैसा किया, बच्चा जो है जस्टिफाई कर सकते हैं, ओके, जस्टिफाई कर सकते हैं, अच्छा तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, तब जो है बच्चे के अंदर ये सिंथेसिस है, ये स्टैंडर्ड है। एवेल्युएशन, एवेल्युएशन मतलब हाईएस्ट है इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। एवेल्युएशन रिक्वायर्स स्टूडेंट्स अप्राइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, क्रिटिसाइज, सपोर्ट, कंक्लूड एंड। बच्चा अगर अप्राइज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है और डिफरेंसेस बता रहा है, ओके, वाई रिजर्वेशन, वाई नॉट, ओके, क्यों देना है, क्यों नहीं देना है, अगर दिए तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं दिए तो क्या प्रॉब्लम है, ओके, इस तरह क्रिटिसाइज करना, सपोर्ट करना। सपोज आप सपोर्ट कर रहा है, अब क्यों सपोर्ट कर रहा है ये भी बताना है, विथ रीजन, विथ रीजन, विथ डेटा, विथ एविडेंस, ओके, सपोर्ट, कंक्लूड, ऐसा जो कंक्लूड करना, जनरलाइज करना, इसीलिए इसीलिए रिजर्वेशन होना चाहिए, इसीलिए, ओके, कंक्लूड करना, इस रूल से, इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से ये सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज टू कंक्लूड करना, ओके, इंटरप्रेट। ये सब अगर बच्चे करते हैं तब जो है बच्चों के अंदर एवेल्युएशन, बच्चा जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल्स, इट्स द एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन पर्पस एंड टू एवेल्युएट लॉजिकल कंसिस्टेंसी, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, एक स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट जो है लॉजिकली होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए of written material and adequate conclusions. Judgments should be based on specific criteria. आपने जज ले रहा है, कैसा ले रहा है, specific criteria, ओके, मैंने बताया he stood in the first class, he stood first in the class, क्लास में फर्स्ट है, कैसा बता रहा हूँ, he got highest marks, he got highest marks among all other students, ओके, तब जो है इस तरह जो जजमेंट दे सकते हैं, स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस गिवन बाय इंस्ट्रक्टर ऑफ डिटरमाइंड बाय द स्टूडेंट्स। ये एग्जांपल्स है, कंपेयर कैरेक्टर्स इन लिटरेचर टू पीपल इन ओन लाइव्स, ओके, कंपेयर अ फिल्म वीडियो, ये लैंग्वेज पार्ट में आता है, लिटरेरी वर्क विद ए रिटन वर्जन्स, इंटरप्रेट कैरेक्टर्स, प्लॉट सेटिंग, ये मैथमेटिक्स प्लॉट सेटिंग, थीम एंड डायलॉग, write interpretive and responsive essay of approximately 2 or 3 pages in order to identify, interpret, how to use literary devices. evaluate करना मतलब इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव यूज करना, क्वालिटेटिव डिसीजन लेने के लिए क्वांटिटेटिव होना चाहिए, मैथमेटिक्स में जो डिसीजन लेने के लिए वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताने के लिए एविडेंस के साथ आप बता रहा है, तब जो है उसके लिए आपका क्वांटिटेटिव भी रहेगा, क्वालिटेटिव रहेगा। अगर इस तरह बच्चे जो है जस्टिफाई कर रहा है आंसर को, तब जो है बच्चों के अंदर एवेल्यूशन, इस तरह 6 स्किल्स की जो है 6 जो स्किल्स को इस तरह जो होने के बाद, इंस्ट्रक्शन होने के बाद बच्चों के अंदर हाई है, एवेल्यूएट करके फिर देख सकते हैं ये एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं। इस तरह आप जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एकेडमिक स्टैंडर्ड से लिंक कर सकते हैं। ये आपका 2.7, मतलब आपने पहले क्या एक्सपेक्ट किया, फिर होने के बाद वो बच्चों के अंदर है नहीं है चेक करना एकेडमिक स्टैंडर्ड से, तो इस तरह लिंकिंग कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ बोल्ड किया गया ना, ये होने के बाद बच्चों के ये पहले इस तरह चेंजेस हो, इस तरह चेंजेस देख सकते हैं, फिर होने के बाद ये चेंजेस हुआ है नहीं है चेक करना एकेडमिक स्टैंडर्ड से, राइट। ओके, सिर्फ और एक बचा है। हेलो तबरेज, हेलो, यस सर, है ना, यस सर, मतलब वन वे जा रहा है, वन वे जा रहा है, वन साइड जा रहा है, मेरे तरफ जा रहा है ना। इसमें नो कुछ सर, नहीं है, सर हाँ इसमें कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव किया,
उस तरह बच्चों के जो कंटेंट होने के बाद कंटेंट का जो एकेडमी मतलब कंटेंट का नॉलेज बच्चों के अंदर है नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स है। एकेडमिक क्या रहता है, करिकुलर एस्पेक्ट्स रहता है। करिकुलर एस्पेक्ट्स में आपने एक्सपेक्ट किया गया है, होने के बाद बच्चों उस तरह नॉलेज स्किल है नहीं है, ये है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो 6 कैटेगरीज है, उसमें जो एक्शन वर्ब्स है, ओके, वो बच्चों के अंदर अगर हुआ नहीं हुआ चेक करना एवेल्यूएशन है। अगर होता है बच्चों के अंदर उस तरह एकेडमिक स्टैंडर्ड है, राइट। नेक्स्ट हम 2.3 डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है ये सेकंड यूनिट। Recommendations of various educational committees and commissions as regards to aims and objectives of teaching mathematics। बहुत सारा कमिटीज कमीशंस, मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए, स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एम है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मगर जो हम डिस्कस किए सब जो है कमिटीज ने बताया है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो कमिटीज जो इंडिपेंडेंस आने के बाद जो जितना कमीशन एजुकेशन के ऊपर बैठा है, जो कमिटीज है, वो जो क्या सजेस्ट किया गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में, ओके, हम लोग मतलब पूरा देख चुके हैं, उसमें हमें क्लासिफाई करके बताएंगे यहाँ, ओके। जब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स डिस्कस करते वक्त हम नैरो एम, हायर एम, इस तरह जो है मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट इसलिए रखा गया है, हर एक्टिविटीज में होता है, हर फील्ड में होता है, ये सब लोग बताया, हमने नहीं बताया, ये कमिटीज बताया। इसलिए मैंने जब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स डिस्कस करते वक्त फिर बताया, फिर भी हम अलग करके जो है एक बार फिर क्या रिकमेंड किया, कौन सा कमेटी क्या रिकमेंड किया देखेंगे। देखिए फर्स्ट आपका इंडिपेंडेंस होने के बाद जो फर्स्ट एजुकेशन कमेटी जो कोठारी कमीशन 6466 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 6460 दैट इज कोठारी कमीशन, क्या रिकमेंड किया गया टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए एज साइंस कोठारी कमीशन ने इस तरह रिकमेंड किया गया है, एज साइंस एंड मैथ्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। हर एक देश का जो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ ऑफ एनी नेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस एंड मैथ्स, ओके। साइंस मैथ्स से जो है नेशन जो है ग्रोथ होगा। द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड मेकिंग मैथ्स एंड साइंस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। इसीलिए साइंस मैथ्स जो है एक जो है इंटीग्रल पार्ट एजुकेशन के, स्कूल एजुकेशन के अंदर जो है साइंस एंड मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। एज साइंस एंड मैथ्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी नेशन, इससे देश डेवलप होता है, इसीलिए ये दोनों सब्जेक्ट्स एजुकेशन में पार्ट इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। इनका ये है साइंस मैथ्स का इंपॉर्टेंस बताते हुए स्कूल एजुकेशन में ये दोनों कंपलसरी होना चाहिए बताया 6466 में। और 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में बताया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। स्कूल एजुकेशन होने के बाद एट द एंड ऑफ द हाई स्कूल स्टेज, ये भी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मतलब ये जो पहले जो लिखा जाता है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद एट द एंड ऑफ द हाई स्कूल जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, ओके, ये होना चाहिए। पहले लिखा था ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद हाई नहीं है चेक करना, ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ द हाई स्कूल, ये आप एक्सपेक्ट कर रहा है एट द एंड ऑफ द हाई स्कूल स्टेज द पीपल शुड बी एबल टू, होने के बाद इस तरह चेंजेस हम देख सकते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। एक्चुअली हुआ नहीं हुआ एकेडमिक स्टैंडर्ड। देखिए एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस, सिंबल्स एंड मास्टरी ऑफ computational calculations and other fundamental processes that are required in daily life daily life and for higher learning in mathematics। ऐसा होना चाहिए जो मैथमेटिक्स में जो टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, प्रोसेसेस, सिंबल्स और कैलकुलेशन में मास्टरी, ये फंडामेंटल जो डे टू डे लाइफ में यूज हो रहा है, इसके साथ साथ हायर लर्निंग आगे बढ़ने के लिए मैथमेटिक्स में हायर लर्निंग करने के लिए
उस तरह हाई स्कूल में इस तरह मैथमेटिक्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स का टर्म्स का समझने का, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, सिंबल्स और कैलकुलेशन में मास्टरी, फंडामेंटल जो भी है उसके ऊपर नॉलेज गेन करने के लिए और डे टू डे लाइफ में जो नॉलेज एक्वायर किया जाता है यूज करने के लिए डेली लाइफ में, और इसके साथ हायर लर्निंग इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में हायर लिंक करने के लिए उस तरह होना चाहिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। डेवलप स्किल्स ऑफ ड्राइंग, मेजरिंग, एस्टिमेटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग। बच्चे इस तरह स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, ड्राइंग, मेजरिंग एंड एस्टिमेटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग। और बच्चा अप्लाई मैथमेटिकल नॉलेज एंड स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स that occur in daily life as well as problems related to higher learning in mathematics and allied areas। बच्चों के अंदर इस तरह मैथमेटिक्स नॉलेज होना चाहिए, डे टू डे में मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स कर सकते हैं उस तरह स्किल्स होना चाहिए। ये नहीं है और हायर लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी मैथमेटिक्स जो है स्कूल में उस तरह नॉलेज देना चाहिए। और यही नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट में भी मैथमेटिक्स यूज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। डेवलप द एबिलिटी टू थिंक, रीजन, एनालाइज एंड आर्टिकुलेट लॉजिकली। मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए? टू थिंक, एबिलिटी टू थिंक, रीजन, एनालाइज एंड आर्टिकुलेट लॉजिकली, लॉजिकली आर्टिकुलेट कर सकते हैं उस तरह स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स होना चाहिए। अप्रिशिएट द पावर एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चे जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं, अप्रिशिएट द पावर एंड ब्यूटी। पावर मतलब जो इंटेलेक्चुअल पावर, डिसिप्लिन, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसाइज, ब्यूटी, एस्थेटिक, स्किल, ये ओके हायर लेवल ऑफ लर्निंग, हायर थिंकिंग ऑर्डर स्किल्स। ओके, इसको कहते हैं, उसको अप्रिशिएट करना, यह मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में होना चाहिए। इससे होता है अप्रिशिएट द पावर एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चे स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो अप्रिशिएट कर सकते हैं। शो an interest in mathematics by participation in mathematical competitions and engaging in its learning। बच्चा जब खुद से इंटरेस्ट शो कर सके पार्टिसिपेशन इन मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और लीजर टाइम एंगेज करते हुए और मैथमेटिक्स सीखने के लिए, उस तरह गेयर करना चाहिए स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स। डेवलप reverence and respect towards great mathematicians, particularly towards great Indian mathematicians for their contribution to the field of mathematical knowledge। और मैथमेटिशियंस को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए और मैथमेटिशियंस का जो कंट्रीब्यूशन जो है ये याद करना चाहिए। और इसके साथ साथ इंडियन मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन जो है इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरह एक जो है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, उस तरह कंटेंट होना चाहिए। मतलब मैथमेटिक्स कंटेंट के अंदर स्कूल लेवल में मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन भी कंटेंट के साथ देना होगा। ये जो रिकमेंड किया जाता है उसी से जो सिलेबस तैयार किया जाता है स्कूल लेवल के लिए। एससीईआरटी, नेशनल लेवल में एनसीईआरटी जो है, जो कमिटीज, कमीशंस, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में जो रिकमेंड किया गया है उसी के तहत जो है सिलेबस तैयार होता है। इस तरह जब सिलेबस तैयार करते वक्त ये सब रिकमेंडेशंस जहन में रखते हुए सिलेबस तैयार किया जाता है, उसमें मैथमेटिशियंस का जो कंट्रीब्यूशंस जो लिखा जाता है। और डेवलप नेसेसरी स्किल्स टू वर्क विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइस सच एज कैलकुलेशंस, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। बच्चों जो है जो भी कैलकुलेटर्स वगैरह यूज कर सकते हैं हाई लेवल का कैलकुलेशन जो है करने के लिए। इस तरह जो है हाई स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स इस तरह ये ऑब्जेक्टिव्स है। ये इस तरह बच्चों के मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से, मैथमेटिक्स सिलेबस से, मैथमेटिक्स करिकुलम से इस तरह चेंजेस देख सकते हैं। होने के बाद हुआ नहीं हुआ चेक भी कर सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल, नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉन मेजरेबल,
मगर उसको ऑब्जेक्टिव्स को फिर फर्दर ब्रेक डाउन करके फिर मेजरेबल कर रहा है। ये होने के बाद बच्चे को देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आर मेजरेबल, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आर मेजरेबल्स एंड ऑब्जर्वेबल। देखिए फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000, अभी जो चल रहा है 2005 का, ओके अभी नया आने वाला है, अभी 2020 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आ रहा है ना। उसके बाद फिर जो पॉलिसी में जो रिकमेंड किया गया उसकी तहत जो है फिर करिकुलम डेवलप होगा। ओके जो 1986 में जो रिवाइज किया गया है न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स बताया गया है। क्या ऑब्जेक्टिव्स बताया है? The learners consolidate the mathematical knowledge and skills acquired at the upper primary stage. हाई सेकेंडरी लेवल में मैथमेटिक्स जो कंसोलिडेट कर सकते हैं, मैथमेटिकल नॉलेज को स्किल्स को जो अक्वायर किया जाता है अपर प्राइमरी लेवल में, हायर लेवल में उसको कंसोलिडेट किया सकते हैं। अक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स, सिंबल्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, प्रूफ्स। बच्चा जो है मैथमेटिक्स के जो भी टर्म्स, सिंबल्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स वगैरह जो अक्वायर कर सकते हैं, नॉलेज को अक्वायर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। डेवलप मास्टरी ऑफ बेसिक ऑलजेब्राइक स्किल्स, ऑलजेब्राइक स्किल्स के ऊपर जो है मास्टरी हो सकते हैं। डेवलप ड्राइंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। अप्लाई मैथमेटिकल नॉलेज एंड स्किल्स टू सॉल्व रियल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय डेवलपिंग एबिलिटीज टू एनालाइज, टू सी इंटर रिलेशनशिप इन्वॉल्व, टू थिंक एंड रीजन। मैथमेटिक्स जो अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉलेज सीख लेता है उसको अप्लाई कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। डेवलप द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट लॉजिकली, लॉजिकली जो है थिंक कर सकते हैं, उस तरह एबिलिटी जो डेवलप करेंगे स्कूल एजुकेशन होने के बाद। डेवलप अवेयरनेस ऑफ नीड ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। ये जो है ना मैथमेटिक्स का वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, इस तरह वैल्यूज बच्चे डेवलप कर सकते हैं। डेवलप नेसेसरी स्किल्स टू वर्क विद मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस सच एज कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स। जो नॉलेज सीख लेता है उस नॉलेज से जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस आसानी से हैंडल कर सकते हैं। डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड पार्टिसिपेट इन मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस एंड अदर मैथमेटिकल क्लब्स एक्टिविटीज। बच्चे के अंदर अगर इंटरेस्ट रहता है, इनका लीजर टाइम जो यूज करते हुए मैथमेटिक्स सीखने के लिए मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस में, मैथमेटिकल क्लब एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट किया जाता है। डेवलप अप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल इन वेरियस फील्ड्स, इट्स ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर एंड पैटर्न। देखिए बच्चा अप्रिशिएट किया जाता है, दूसरे सब्जेक्ट में भी मैथमेटिक्स यूज कर रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत अच्छा टूल है। इस तरह बच्चे जो है मैथमेटिक्स की अप्रिशिएट जो है कर सकते हैं। डेवलप रेफरेंस and respect towards great mathematicians, particularly towards Indian mathematicians for their contribution to the field of mathematics। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके फिर इसके बाद NCF 2005 भी मैंने बताया, इसमें दो एम्स बताया, नैरो एम एंड हायर एम। नैरो एम जो है मैथमेटिक्स प्रेजेंट यूज करना और हायर एम जो है मैथमेटाइजेशन, जो फ्यूचर में हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स करने के लिए ये 2005 ने नैरो एम हायर एम बताया। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, the main aim of mathematics education in the school process is mathematization of child thought process, mathematization of the thought process of the child। mathematization होना, मैथमेटिक्स अलग नहीं है, मैथमेटिक्स इंटरनलाइज करना मैथमेटाइजेशन होना चाहिए। ओके विजुअलाइज करके जो है समझाना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ द थॉट एंड परसीविंग assumptions to logical conclusions is central to the mathematical enterprise। while there are many ways of thinking, the kind of thinking one learns mathematics is an ability to handle abstractions and approach to problem solving। ऐसा होना चाहिए मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स के ऊपर बच्चा जो है सिर्फ मैथमेटिकल जो है कॉम्पिटिशन स्किल्स डेवलप करना नहीं है, सिर्फ प्रोसीजरल स्किल्स नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिक्स जो अब्स्ट्रैक्ट नेचर है उसको समझना चाहिए। फिर प्रोसीजरल नॉलेज के अलावा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। ये है shifting the focus of mathematics education from achieving narrow goals of mathematical
कंटेंट टू हायर गोल्स। सिर्फ प्रेजेंट यूज में जो प्रॉब्लम सॉल्व करना मैथमेटिकल गोल, नैरो गोल से शिफ्ट होना चाहिए हायर गोल्स की तरफ। हायर गोल्स मतलब हायर लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, higher goals of creating mathematical learning environments where process like formal problem solving use heuristic, estimation and approximation, optimization, use of patterns, visualization, representation, reasoning and proof। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, इस तरह होना चाहिए ह्यूरिस्टिक, एस्टिमेशन, मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एस्टिमेट करना, अप्रॉक्सीमेट करना, ऑप्टिमाइज यूज करना, पैटर्न्स यूज करना, विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग and proof, making connections and mathematical communication take precedence। इस तरह engaging every student with a sense of success while at the same time offering conceptual challenge to emerging mathematicians। conceptual challenge होना चाहिए, mathematical concepts को समझना है, मैथमेटिक्स प्रोसीजर को प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, समझना, conceptual challenge to the emerging mathematicians। changing modes of assessment to examine students mathematician abilities rather procedural knowledge। असेसमेंट भी जो बच्चों को असेस किया जाता है ना, एग्जामिनेशन सिर्फ जो प्रॉब्लम सॉल्व करते उस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं देना चाहिए, rather the procedural knowledge। बच्चों को प्रोसीजर नॉलेज से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, उस तरह बच्चों के अंदर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है नहीं है, उस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को असेस करना चाहिए। सिर्फ जो है प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करना के अलावा क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का असेसमेंट होना चाहिए। और बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, ये चेक करना चाहिए। एनरिचिंग टीचर्स विथ वेराइटी ऑफ मैथमेटिकल रिसोर्सेस। टीचर भी कैसा करना चाहिए, बहुत सारा मैथमेटिकल रिसोर्सेस है, उससे टीचर्स भी अपने आप को एनरिच करना है, जो टीचर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और टीचर रिपीटेशन से फिर बच्चे भी मैथमेटिक्स जो है सीख सकते हैं। ये इस तरह जो है रिकमेंडेशंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। इससे आपका जो सेकंड यूनिट कंप्लीट हुआ है। हेलो, यस सर। जी यस सर। यस सर। सर लीजिए सर। अटेंडेंस लेना है। यस सर। जल्दी जाना है क्या फैजल साहब? फैजल, मुजफ्फर आलम, एक मिनट मैं इधर वो जफर एहसान, यस सर, प्रेजेंट है सर। एहसान दानिश, यस सर। अब्दुल वाहब, यस सर। हिना कौसर, प्रेजेंट सर। शम्स तबरेज, प्रेजेंट सर। रिजवान आलम, इसके पहले थे नहीं ना? थे सर वो। जुहेब आलम, जुहेब है ना, जुहेब आलम, जुहेब ऐसा लिखा हुआ है, इसमें कौन है जुहेब? चलिए, इशार आलम भी चले गए। तौसीफ रजा, प्रेजेंट सर। उबैदुल्लाह, प्रेजेंट सर। थैंक यू। हाँ, मतलब इस तरह एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से लिंकिंग करना है। लिंकिंग करना मतलब नॉलेज में किस तरह बच्चों की चेंजेस। अटेंडेंस हो सर, गया, मेरा अटेंडेंस हो अटेंडेंस गया। नहीं बना है।
फैजल बन गया है आपका, दे दिया हूँ। ओके, थैंक यू सर। फैजल साहब मैं दे दिया हूँ। थैंक यू सर। ओके, आप क्विट कर सकते हैं।